कि भाषा आखिर होता क्या है। तो भाषा एक ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं और दूसरों के विचारों एवं अभिप्राय को हम स्वयं समझने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। सरल शब्द में हम अपने अपने अनुभव, अपने भाव, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको भाषा कहते हैं, और साथ ही साथ में दूसरों के भावना और विचारों को समझने में हम जिसका प्रयोग में लेते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यानी कि भाषा हमारी वह व्यवस्था है जिसके द्वारा हम अपने भाव विचारों का आदान प्रदान करते हैं या उपयोग में लेते हैं, जो कि आज तक बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं हमारी भाषा की परिभाषा को। ओके, तो ये तो होगी हमारी भाषा के बारे में कि भाषा आखिर होती क्या है। लेकिन अगर आपसे यही पूछे कि भाषा के कितने रूप हैं, तो ध्यान रखिएगा भाषा के दो रूप हैं। कौन कौन से दो रूप हैं? पहला आपका मौखिक और दूसरा आपका लिखित। तीसरा कई बच्चे कहेंगे संकेत भी होता है। संकेत भी होता है लेकिन वो मौखिक में ही आ जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा संकेत जो है वो मौखिक का ही एक पार्ट है। आपके वह पूछा जाए तो भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। वहीं पर ही पूछा जाए कि मौखिक के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो मौखिक के अंदर आपका सुनना और पढ़ना आता है, और लिखित के अंदर आपका क्या हो जाता है, तो वो लिखित में आपका लिखना तो आ ही जाता है और साथ साथ में बोलना भी एक तरीके से बोल सकते हो, लिखित के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि बोलना और लिखना दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर बेस पर टकराते हैं। ठीक है, लेकिन बस मेन बात आपको ये ध्यान रखना है कि भाषा के हमारे रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। संकेत जो होता है, जो इशारों में बात करना होता है, जैसे कि आप देखते हो जो बच्चे बोल नहीं पाते, जो व्यक्ति बोल नहीं पाते, वो इशारों में बात करते हैं, तो वो भी कहाँ आता है? मौखिक का ही एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके भाषा के रूप के बारे में। वहीं से ही पूछा जाए कि भाषा के कितने कौशल होते हैं, तो ध्यान रखिएगा भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन सा? आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये 4 कौशल जो होते हैं वो भाषा के कौशल होते हैं, जिनको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। सुनना यानी कि लिसनिंग, बोलना मतलब स्पीकिंग, पढ़ना मतलब आपका रीडिंग, और लिखना मतलब राइटिंग, यानी कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आपको कई बार मिस हो जाता है तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो LSRW। 4 बार बोलोगे आपको याद हो जाएगा LSRW। इसका क्रम भी आप याद रखिएगा, कई बार इसका क्रम के बारे में ही पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसी लाइन में पहला सुनना आता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले सुनना सीखता है, फिर बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है और फिर लास्ट में लिखना सीखता है। अगर आप इस क्रम में किसी भी चीज़ को सीख रहे हो, जल्दी सीखोगे, आसानी से सीखोगे। ओके, तो ये था आपके भाषा के 4 कौशल, और उनको पढ़ने यानी कि जब हम उसका प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनका जो सीरीज होता है, जो उनका लाइन होता है, किस सीरीज में हम इसको समझते हैं, स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो इस सीरीज में करते हैं LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने में। ओके, तो आप बोल सकते हो कि अतः भाषा कौशल वह है जिसमें सुनने, बोलने, पढ़ने तथा लिखने का कौशल सम्मिलित होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भाषा कौशल कहते हैं। यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट, जिसमें आप सुन भी रहे हो, बोल भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, लिख भी रहे हो, इसके अलावा तो कोई चीज़ नहीं आती ना, उसी को क्या कहा जाता है, भाषा कौशल कहा जाता है। चलिए, अब संस्कृत भाषा कौशल के अंदर आपको एक मेन पॉइंट ध्यान रखनी है, जो कि किसको ध्यान में रखते हुए, तो आपके एग्जाम पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कुछ पॉइंट्स बनाए गए हैं। आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। क्या क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि श्रवण और वदन या फिर भाषण जो होता है, ये कौशल जो होता है वो किससे जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, वदन जिसे आप भाषण यानी कि बोलना, और श्रवण यानी कि सुनना, ये दोनों जो कौशल होते हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, तो ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। कैसे? तो आप सभी को पता है, श्रवण यानी कि कोई बोलता है तो हम उसको सुनते हैं, या फिर हम जब बोलते हैं, भाषण देते हैं या वदन करते हैं मतलब बोलते हैं, तो वो किस चीज़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ध्वनि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों में हम ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं ये दोनों के दोनों। और वहीं पर ही पठन और लेखन जो है, ये कौशल जो है आपकी लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने में ही हम लिपियों को पढ़ते हैं और लिखने में भी हम लिपियों का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो देवनागरी लिपि ही क्यों ना हो। ओके, तो ध्यान रखिएगा, श्रवण या भाषण कौशल या वदन कौशल के अंदर ध्वनि विज्ञान का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ध्वनि विज्ञान से ये जुड़ा हुआ है। और वहीं पर ही पठन यानी कि पढ़ना और लेखन यानी कि लिखना, ये दोनों कौशल जो हैं वो लिपि विज्ञान
विज्ञान से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम इसमें लिपियों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके संस्कृत पेपर में, ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं या लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों के दोनों पॉइंट से, ये दोनों के दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जा चुका है आपका। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं जो कि भाषा कौशल के सोपान जो होते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बोला था कितने रूप होते हैं भाषा कौशल के, 4 होते हैं। कौन कौन सा? श्रवण, भाषण, पाठन और लेखन, ये 4 रूप होते हैं, जिसको मैंने याद रखने के लिए या फिर अधिगम के लिए आपको एक शॉर्ट फॉर्म बताया था, यानी कि L, S, R और W, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आपने इस फॉर्म में इसको याद रख रखा है तो भी ठीक है, अगर आपने इसको श्रवण, भाषण, पठन, लेखन के रूप में याद रख रखा है तब भी आपके लिए ठीक है। यानी कि भाषा के अधिगम के लिए इन कौशलों को इस क्रम में ही याद करना या अधिगम करना होगा, तभी भाषा के कौशलों का विकास संभव हो पाएगा। अगर आप इसको ऊपर नीचे कर देते हो तो आपको सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि अगर हमको भाषा अधिगम का कौशलों को प्राप्त करना है तो हमें इस क्रम में ही सीखना होगा। पहले सुनना, जो कि बच्चा जब जन्म लेता है सुनना सीखता है, फिर वो धीरे धीरे बोलना, चाहे वो टूटी फूटी हो, चाहे वो पानी को मम बोल रहा हो या फिर किसी और नाम को किसी और नाम से पूछ रहा हो, जैसे कि पैसे को पैपा बोलने लग जाता है, तो चाहे वो टूटी फूटी बोल रहा हो, लेकिन वो पहले सुनना सीखेगा, फिर बोलना सीखेगा, फिर धीरे धीरे हम उसको ABCD, ASNR वगैरह पढ़ना सिखाते हैं, या फिर जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे हम उसको लिखने की तरफ लेकर चलते हैं। ओके, अगर हम इस क्रम में कर रहे हैं तो भाषा कौशल के आप चारों के चारों कौशलों का अच्छी तरीके से आप बच्चों के अंदर विकास कर रहे हो, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर नई बात क्या है तो ध्यान रखिएगा, कई बार डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाषा कौशल के जो सोपान होते हैं वो बुद्धि के लिए किस रूप में इस्तेमाल करते हैं, श्रवण और पठन का। तो ध्यान रखिएगा, जो शुरू का आपका श्रवण है यानी कि सुनना, ठीक है, और तीसरा यानी कि पठन यानी कि पढ़ना, रीडिंग, ये दोनों जो कार्य होता है, ये दोनों जो होते हैं श्रवण और भाषण, ये दोनों के दोनों बुद्धि के लिए किसका काम करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये इनपुट का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? इनपुट का, यानी कि ग्रहण करते हैं। ध्यान रखिएगा, श्रवण दूसरा कुछ बात बोल रहा होता है और हम उसको सुन रहे होते हैं, यानी कि ग्रहण कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। या फिर पठन, हम किसी चीज़ को पढ़कर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इनपुट हो रहा है। तो श्रवण और पाठन जो होता है वो बुद्धि के लिए किसका काम करता है? इनपुट का काम करता है, मतलब ग्रहण का काम करता है। वहीं पर ही भाषण जो होता है यानी कि बोलना, और जो लिखना होता है यानी कि लेखन, ये दोनों के दोनों जो कार्य करते हैं वो बुद्धि के लिए वो किसका कार्य करते हैं? वो आउटपुट का कार्य करते हैं। यानी कि जो भी हम चीज़ सीखे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के सामने व्यक्त कर रहे हैं। तो डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा, श्रवण और पठन जो होता है ये दो ऐसे हैं जो कि लिसनिंग और रीडिंग होते हैं, वो किसका कार्य करता है? इनपुट का कार्य करता है बुद्धि के लिए, और बाकी बचे दो, भाषण और लेखन, ये दोनों क्या कार्य करते हैं? वो आउटपुट का काम करते हैं। जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये दोनों की दोनों चीज़ें क्या हैं? हम ग्रहण कर चुके हैं पहले ही, अब हम किसी और को दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? भाषण के द्वारा या फिर लिखने के द्वारा हम किसी और के सामने अपनी भावनाओं को प्रयुक्त कर रहे हैं या व्यक्त कर रहे हैं। उससे क्या होता है? वो आउटपुट के रूप में कार्य करता है। जैसे कि आप कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हो तो कंप्यूटर आपका जवाब देता है ना, जैसे कि आजकल हम गूगल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो गूगल में हम कुछ चीज़ बोलते हैं तो वो आपको वापस देता है कुछ उसका जवाब, तो वही आपका इनपुट और आउटपुट हो जाता है। तो वैसे ही श्रवण और पाठन जो होता है वो हमारी बुद्धि के लिए क्या करता है? इनपुट का काम करता है, और भाषण और लेखन आउटपुट का काम करता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कौन से हम ग्रहण करते हैं और किसके द्वारा हम प्रयुक्त करके सामने वाले को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, तो ये दो चीज तो आपको यहां से ये ध्यान रखना है कि इनपुट कौन सा है और आउटपुट कौन सा है। अब यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर से आपका कौन सा अमूर्त है और कौन सा मूर्त है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो श्रवण होता है यानी कि बोलना होता है और जो भाषण होता है, ये दोनों की दोनों क्रियाएं कैसी हैं आपकी? वो अमूर्त है। ध्यान रखिएगा, कैसी क्रिया है आपकी? अमूर्त क्रिया है। क्यों? क्योंकि देखो, ना ही श्रवण द्वारा जब हम बोलते हैं तो किसी प्रकार की चीज़ें दिखती हैं नहीं, और खास साथ ही साथ में सुनते हैं जब भी किसी प्रकार की चीज़ दिखती है नहीं। आपका भाषण और श्रवण यानी कि बोलना और सुनना दो एक ऐसी चीज़ है जो कि अमूर्त रूप में होती है। अमूर्त आपका वही होता है जो चीज़ हमें दिखाई ना दे। ओके, और वहीं पर ही पठन और लेखन, ये दोनों क्रियाएं कैसी होती हैं आपकी? वो होती है मूर्त, यानी ये दोनों की दोनों चीज़ें कैसी होती हैं? दिखने वाली होती हैं, दिखती है। ओके,
डायरेक्टली पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि इनपुट का कौन कार्य करता है, आउटपुट का कार्य कौन करता है, और अमूर्त कौन है और मूर्त कौन है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। श्रवण और भाषण ये दोनों ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि दिखती नहीं है, अमूर्त होती है। और पठन जो कि हम किसी चीज को देखकर पढ़ रहे होते हैं, या फिर लिखना, वो किसी चीज को लिखते हैं तो दिखता ही तो है, तो वो जैसे कि आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई हैं, दिख रही हैं, तो क्या है, ये आपकी मूर्त है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा आपका अमूर्त है, कौन सा मूर्त है, कौन सा इनपुट है, कौन सा आउटपुट है, ये सारी की सारी चीजें इस चीज में आपको ध्यान रखनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। ओके, और ये चीजें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। श्रवण और भाषण जो होता है वो क्या होता है आपका, वो ध्वनि विज्ञान होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्या होता है, ध्वनि विज्ञान होता है। किस चीज से जुड़े होते हैं ये दोनों के दोनों, वो ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। और ये जो आपका है नीचे वाले दो, वो किस चीज से जुड़े हुए हैं, तो लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। ये तो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये 6 चीजें आपको ध्यान रखनी है, कौन सा ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, कौन सा लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, कौन अमूर्त है, कौन मूर्त है, और कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से सारे के सारे ध्यान रखिएगा इस चीजों को। ओके, तो ये था आज का आपका पूरा का पूरा भाषा कौशल के सोपानों के बारे में। अब बात कर लेते हैं भाषा कौशल के उद्देश्य क्या होते हैं। ओके, तो लिख लीजिए अपना टॉपिक, भाषा कौशल के उद्देश्य। अब देखिए, भाषा कौशल के जो उद्देश्य होते हैं उसको समझाने के लिए मैंने आपको फिगर वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, और अच्छी तरीके से समझाने के लिए ये पूरा का पूरा डायग्राम बना रखा है। तो आपको ये तो पता है भाषा कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं, श्रवण, भाषण, पठन और लेखन। लेकिन इनके उद्देश्य क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला, श्रवण कौशल के उद्देश्य। अब श्रवण कौशल जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, यानी कि आपको ये तो पता है ये ध्वनि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, आपको ये भी पता है कि ये अमूर्त है, आपको ये भी पता है ये किस चीज का कार्य करता है, वो इनपुट का कार्य करता है। ओके, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, तो ध्यान रखिएगा, संस्कृत में लिखा आएगा आपका श्वेतार्थ ग्रहणम, यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना ही क्या होता है हमारा, वो जो स्वर्ण कौशल होता है, यानी कि आपका सुनने का कौशल होता है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, संस्कृत में मैंने आपका लिख रखा है क्योंकि संस्कृत में ही पूछा जाएगा आपको, हिंदी में समझाने के लिए बस मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया कि सुनकर अर्थपूर्ण ग्रहण उसका करना। ध्यान रखिएगा, सुनकर अर्थ ग्रहण करना, लेकिन कैसा, अर्थपूर्ण, ये नहीं कि कुछ भी आपने ग्रहण कर लिया, बोला उसने कुछ और आपने सुन लिया कुछ। ओके, लेकिन आप सुनकर सही अर्थ ग्रहण कर रहे हो तो आप श्रवण कौशल का उद्देश्य आपने प्राप्त कर लिया है, जिसको संस्कृत में क्या लिखा आता है, श्रुतार्थ ग्रहणम लिखा हुआ आता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका भाषा कौशल के उद्देश्य क्या है, तो भाषा कौशल का उद्देश्य आपका मौखिक अभिव्यक्ति है। तो मौखिक अभिव्यक्ति कहने का मतलब है कि जो भी आप भाषा के द्वारा, बोल के द्वारा कर रहे हो तो अर्थपूर्ण बोलना, ये नहीं कि कुछ भी आपने फालतू का बोल दिया। जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी आप भाषण देना चाहते हो, वो कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अब देखो, जैसे मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मौखिक अभिव्यक्ति का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं फालतू की चीज़ तो कुछ नहीं बता रहा हूँ ना आपको, वो सारी की सारी चीज़ें ऐसे बता रहा हूं जो कि अर्थपूर्ण हो और आपको समझने में मदद करे। तो आप जब भी भाषा कौशल का उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करना होगा, आपको मौखिक अभिव्यक्ति का इस्तेमाल करना होगा। ओके, तो उसी को क्या कहा जाता है, ऐसा मौखिक बोलना, ऐसा भाषण देना जो कि अर्थपूर्ण हो। ओके, नेक्स्ट है आपका पठन कौशल का उद्देश्य। अब ये पठन कौशल जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो जैसे आपका श्वेतार्थ ग्रहणम होता है वैसे ही आपका पठित्वार्थ ग्रहणम होता है, यानी कि पढ़कर के अर्थ ग्रहण करना। अब ये भी जो भी मैंने आपको लिख रखा है वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको चार्ट के रूप में दे रखी है, अच्छी तरीके से दे रखी है। तो आप इसको पढ़कर अगर इसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो तो आपने क्या कर लिया है, तो पठन कौशल के उद्देश्य आपने प्राप्त कर लिए हैं। ओके, तो पठित्वार्थ ग्रहणम जो होता है वो पठन कौशल के क्या होते हैं, आपके उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल में आते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है आपका लेखन कौशल के उद्देश्य। तो जैसे आपके भाषण कौशल का मौखिक अभिव्यक्ति है वैसे ही लेखन कौशल का आपका लिखित अभिव्यक्ति है। ओके, कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि आप लिखकर, लेकिन अर्थपूर्ण लिखकर, ध्यान रखिएगा। ओके, अर्थपूर्ण एवं क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है, आपका लेखन कौशल के उद्देश्य कहलाते हैं। अगर आप अर्थपूर्ण रूप से लिख रहे हो, जैसे कि सारी चीजें लिखी हुई हैं वो एक क्रम में लिखी हुई हैं, अच्छी तरीके से लिखी हुई हैं, अर्थपूर्ण रूप में लिखी हुई हैं, तो अगर आप अर्थपूर्ण एवं क्रम में, यानी कि एक सीरीज में लिख रहे हो, जैसे कि मैं अगर आपको अर्थपूर्ण लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा। अगर मैं इसी को ही ऐसे लिख दूं कि अर्थ, किसी को समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है, नहीं समझ में आएगा
क्यों? क्योंकि इसका कोई क्रम नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए जब भी आप कुछ लिख रहे हो वो कैसा होना चाहिए, वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ में क्रम में होना चाहिए। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो? लिखित अभिव्यक्ति यानी कि लेखन कौशल के उद्देश्य आपने ग्रहण कर लिए, प्राप्त कर लिए और उसको आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, तो ये थे आपके भाषा कौशल के 4 प्रमुख उद्देश्य। ओके, अगर आपको पूछा जाए कि श्रवण कौशल का उद्देश्य क्या होता है तो श्वेतार्थ ग्रहणम होता है। भाषण कौशल का उद्देश्य क्या होता है तो मौखिक अभिव्यक्ति होती है। पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है तो पठित्वार्थ ग्रहणम होता है। या लेखन कौशल का उद्देश्य क्या होता है तो लिखित अभिव्यक्ति होता है। ओके, तो ये चारों के चारों मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि निम्नलिखित कौशल में से कौन सा कौशल है जिसको हम ग्रहण करते हैं, यानी कि ग्रहणम होता है। तो ध्यान रखिएगा, श्रवण कौशल जो है वो आपका ग्रहण करने वाला कौशल है और साथ ही साथ में जो पठन कौशल है ये भी आपका कैसा होता है, ग्रहण करते हैं। देखो, पठित्वार्थ ग्रहणम और श्वेतार्थ ग्रहणम ये दोनों के दोनों क्या है, ग्रहण करते हैं हम। ओके, यानी कि धारण करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है आपका श्रवण कौशल और पठन कौशल ये दोनों के दोनों क्या है, वो ग्रहण करने वाले हैं। और वहीं पर ही अभी आपसे पूछा जाए कि वह कौशल कौन से हैं, ये उस जिसको हम अभिव्यक्त करते हैं, तो भाषण कौशल और लेखन कौशल ये दोनों के दोनों क्या है, आपके अभिव्यक्ति कौशल है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपने उद्देश्य पढ़ लिए हैं तो उनके पीछे लिखा ही है आप कौन सा ग्रहणम कौशल है, यानी कौन सा हम ग्रहण करते हैं और कौन सा हम अभिव्यक्त करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इन चारों में से। ये तो मैंने आपको बता दिया कि उद्देश्य कौन कौन सा है, लेकिन इन चीजों को भी ध्यान रखिएगा कौन सा हम ग्रहण करते हैं और किसको हम अभिव्यक्त करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आकर आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो था भाषा कौशल वो पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। उसमें कितने रूप होते हैं, कितने सोपान होते हैं, कहाँ पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कौन सा विज्ञान किसका है, या उद्देश्य क्या है, या कौन सा ग्रहण करते हैं, कौन सा अभिव्यक्त करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं। ओके, और ध्यान रखिएगा जो भी मैं आपको पढ़ाता हूँ अगर आपको उसका PDF चाहिए एप्लीकेशन पर जाकर ले सकते हो। जैसे कि वहाँ पर आपको बहुत PDF देखने को मिलेंगी, चाहे वो साइकोलॉजी हो, पेडागोजी हो, EVS पेडागोजी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, मैथ्स पेडागोजी हो, सारी की सारी पेडागोजी वहाँ पर आपकी अपलोड करवा दी जा चुकी है। अगर धीरे धीरे आप वहाँ पर एप्लीकेशन पर देखोगे तो वहाँ पर आपको सारी की सारी PDF मिल जाएंगी। तो ये था दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी संस्कृत का नेक्स्ट चैप्टर। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही।